की हेल्प से हम कैरियर कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू सिग्मा आर एच, जहां म्यू क्या है, म्यू आपको कहलाता है मोबिलिटी, सिग्मा आपका कहलाता है कंडक्टिविटी, और आरएच आपका कहलाता है हॉल कोफिशिएंट। ये ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आरएच आपका क्या होता है, हॉल कोफिशिएंट। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं मोबिलिटी को डिटरमाइन कर सकता हूं। अगर आपको हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो न्यूमेरिकल में और कनेक्टिविटी गिवन हो, तो आप म्यू को यानी मोबिलिटी को बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है वीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा, जहां सिग्मा क्या है आपका कनेक्टिविटी। तो अगर मैं हॉल वोल्टेज, वीएच आपका हॉल वोल्टेज है, वीएच हॉल वोल्टेज, तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें और मेटल की बात करें, तो जो आपका वीएच है यानी हॉल वोल्टेज किसमें स्ट्रॉन्गर होगा और किसमें वीक होगा। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन ये कई बार न्यूमेरिकल, कई बार ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन में कि सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर मेटल में किसका हॉल वोल्टेज स्ट्रांग होगा और किसका हॉल वोल्टेज वीक होगा, तो आप इसको याद रखिएगा, Vs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल की कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। अगर मेटल की कंडक्टिविटी हाई है उस केस में क्या होगा, जो हॉल वोल्टेज है वो कैसा होगा, कम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेटल की बात करें, मेटल के केस में कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू कैसी होती है, हाई। अगर सिग्मा हाई होगा तो VH क्या होगा, लो। यानी मेटल में हॉल वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो वीक होगी, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है कंपेयर टू मेटल। तो अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लेस है उस केस में क्या होगा, हॉल वोल्टेज की वैल्यू स्ट्रांग होगी। यानी इन द केस ऑफ मेटल हॉल वोल्टेज इज नॉट स्ट्रॉन्गर, इट इज वीकर। लेकिन इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो हॉल वोल्टेज है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लेस होती है कंपेयर टू द मेटल। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है जो आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करता हूं बेसिक लेवल पे, तो इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी है। तो ये फॉर्मूले भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, एक दो बार लिख के आप देखेंगे, आप इन फॉर्मूलों को अपने माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज एक और है, अगर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो RH की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर RH इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि जो हॉल कोफिशिएंट है, RH क्या है आपका, बेसिकली हॉल कोफिशिएंट है। तो हॉल कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो होती है कैसी, नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर हॉल कोफिशिएंट की बात करें तो नेगेटिव होती है। बेसिकली ये नेगेटिव यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए नहीं होगी, ये शायद नेगेटिव होती है मेटल के लिए। तो RH इज नेगेटिव फॉर मेटल्स, RH इज नेगेटिव फॉर मेटल्स। और जो आपकी VH होगा 0 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। जो आपकी VH होगी यानी हॉल वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और जो हॉल कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, किसके लिए, मेटल्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हो सकता है कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हॉल कोफिशिएंट इज नेगेटिव फॉर मेटल्स एंड VH इज 0 फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दोनों ही पॉइंट आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिए, और मैं श्योर हूं कि इन दोनों में से हो सकता है कि एक ना एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। तो आई थिंक
मैंने आपको अभी हॉल इफेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात की और आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है और इस टॉपिक का नेम है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन फर्मी लेवल से नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल आपसे बेसिक पूछे जाते हैं फर्मी लेवल के। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं फर्मी लेवल क्या है। फर्मी लेवल बेसिकली आपका एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है। किस पे होता है? बेसिकली फर्मी लेवल इज हाईएस्ट एनर्जी level occupied by electron in material at absolute temperature. That means 0 डिग्री केल्विन। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी होती है? फर्मी लेवल की। फर्मी लेवल क्या होता है? इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर फर्मी लेवल आपको डिफाइन करना हो तो फर्मी लेवल आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एक फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो आपका किसी इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसी भी मटेरियल में। लेकिन किस केस में? जब उस मटेरियल की हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by electron in material at absolute temperature and T is equal to 0 डिग्री केल्विन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम बात करते हैं फर्मी लेवल की, फर्मी लेवल in general फर्मी लेवल जो लाई करता है, लाइज बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। फर्मी लेवल जो आपका लाई करता है वो लाई करता है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड के और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाने लगता है बेसिकली, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे आपका उसका एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं फर्मी लेवल आपको ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है हाईएस्ट और ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाले पॉइंट पे। तो ये फर्मी लेवल की डेफिनेशन है। इट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by electron in material at absolute temperature or in general Fermi level lies between the conduction band and valence band। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे फर्मी एनर्जी की। कई बार एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फर्मी एनर्जी की। तो फर्मी एनर्जी आपकी मैक्सिमम एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होती है। फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। Fermi energy is the maximum kinetic energy associated with electron और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E F is equal to half mv max स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका फर्मी एनर्जी का। तो ये भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 नंबर में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्मी लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्मी लेवल
को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ होल से। तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जो नंबर ऑफ होल्स होंगे हमेशा इक्वल होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर कोई आपसे पूछे कि फर्मी लेवल की लोकेशन क्या होगी, तो फर्मी लेवल जो आपका रहेगा वो हमेशा सेंटर में रहता है। तो अगर ये आपका EC है, अगर हम कंडक्शन बैंड की बात करें, और अगर ये आपका बैलेंस बैंड है और इस EV की हम बात करें, यह बैलेंस बैंड के टॉप लेवल को हमने रिप्रेजेंट किया EV से, कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल को हमने रिप्रेजेंट किया है EC से। तो सेंटर पॉइंट ये आपकी रहेगी EF की लोकेशन। यह आपका एनर्जी बैंड गैप होता है, हमें पहले से ही पता है। तो EF जो रहेगा लोकेटेड एट सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स आपस में कैसे इक्वल होते हैं। तो जो फर्मी लेवल होगा, फर्मी लेवल हमेशा मिडिल में लाई करेगा, सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। तो अगर मैं यहां से EF की वैल्यू निकालता हूं तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC प्लस EV डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर इसकी बात करें, इस फॉर्मूले की बात करते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और आपको ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो इसका फॉर्मूला भी याद करेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में सेम है। अगर दोनों आपस में सेम है तो फर्मी लेवल की लोकेशन क्या होगी? सेंटर में होगी, एकदम मिडिल में होगी। तो अगर मैं यहां से EF की वैल्यू निकालता हूं तो EC प्लस EV डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे है। सिमिलरली अगर मैं EG की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? EC माइनस EV, जहां EG क्या है आपका? एनर्जी बैंड गैप है, EF क्या है आपका? फर्मी एनर्जी लेवल है, यानी फर्मी लेवल। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फोकस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर दें, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करें तो आपका क्या बच जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जिस तरीके की आपने डोपिंग यूज की हुई है उस डोपिंग के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है आपका पी टाइप। यानी डोपिंग हो सकता है आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की करो, या फिर हो सकता है डोपिंग आप ट्राइवैलेंट। अगर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आप यूज कर रहे हो दैट मींस पी टाइप, अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यूज कर रहे हो दैट मींस एन टाइप। यानी कि अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने डिफाइन किया है दो पार्ट में। पहला होता है एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स। और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? आपके होल्स। दैट मींस फर्मी लेवल की लोकेशन अब मिडिल में नहीं रहेगी, फर्मी लेवल की लोकेशन अब चेंज होगी और वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ मटेरियल पे, यानी एन मटेरियल या फिर पी टाइप मटेरियल। ठीक है, तो फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम। बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, top of valence band PV. This gap is known as EG.
इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब हमें मालूम है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इनको बोल दूं एन, नंबर ऑफ होल्स इसको बोल दूं मैं पी, तो एन जो है वो क्या है, पी से ज्यादा है। ठीक है, तो किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ होल से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दैट मींस फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के पास होगा। इसको EFN बोल दिया, EFN, फिर से लिख देता हूं इसको, या EFN सफिक्स में EFN, यानी ये जो फर्मी लेवल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर इसको पी टाइप के लिए डिफाइन करूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि P नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ होल्स आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उस केस में आपका जो फर्मी लेवल होगा वो बैलेंस बैंड के क्लोज होगा, EFP बोल दिया। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के पास में होगा, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें जो फर्मी लेवल होगा वो आपका वैलेंस बैंड के क्लोज होगा, वैलेंस बैंड के पास में होगा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपसे कई सारे का, अगर मैं फर्मी लेवल की बात करूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर इस पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल आता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं, FE। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज को होता है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए यूज होता है एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल E। तो FE जो आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई। अगर कोई आपसे पूछता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कैपिटल E। तो इसमें बेसिकली हम बात करें Fe की, तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ E बता रहा है, ये बता किस पे रहा है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि Fe क्या है, Fe है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल E, यानी एनर्जी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका क्या होता है, T=0 डिग्री केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमें इसके थ्रू फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू
ये मालूम चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल में। तो इसमें कई सारे केस हैं, एक एक करके मैं आपको केस डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं ले रहा हूं आपका केस 1, और जो उसका फॉर्मूला होता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला होता है Fe इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर e माइनस EF डिवाइड बाई KT। ठीक है, ये आपका फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। ये आपका एनर्जी है, EF आपका फर्मी एनर्जी लेवल है, और आपका K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो हम केस 1 ले रहे हैं। तो केस 1 में हम लेते हैं E इज लेस देन EF। मैंने एज्यूम कर लिया, तो केस 1 है उसमें जो एनर्जी है वो लेस देन क्या है आपका फर्मी एनर्जी से, यानी E इज लेस देन EF, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन आपका टेम्परेचर रहेगा, T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। बहुत ही सिंपल है। अब एक एक करके इसी वैल्यू को मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर E इज लेस देन EF है, E माइनस EF के T की वैल्यू कितनी है 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। चूंकि यहाँ पे E की वैल्यू क्या है EF से लेस है, आप साफ साफ देख सकते हैं E इज लेस देन EF, E इज लेस देन EF, यानी यहां पे आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E की पावर माइनस इनफाइनाइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E टू की पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT, और यहां पे क्या है यहां 0 आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये टर्म इनफाइनाइट हो गया। भाई ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका पूरा इनफाइनाइट होगा, E माइनस EF डिवाइड बाई 0 हो गया, नीचे का 0 है डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन E क्या है EF से लेस है, यानी ऊपर वाली टर्म कैसे आएगी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और E की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, E की पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1। तो ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको साफ साफ बता रहा है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको साफ साफ बता रहा है कि अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करता हूं और कैपिटल E की वैल्यू अगर लेस देन EF है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने की जिनकी एनर्जी आपकी लेस देन है EF से 0 डिग्री केल्विन पे, वो कितने होंगे 100% होंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इसकी बात करता हूं इस कंडीशन की जिसके लिए E लेस देन EF होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कितने होंगे आपके 100%। ये 100% प्रोबेबिलिटी होगी 0 डिग्री केल्विन पे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 100% होंगे, जिसकी एनर्जी जो होगी E वो लेस देन क्या होगी EF से एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। बहुत ही सिंपल है। केस 2 ले लेता हूं, E इज इक्वल टू मैं EF कर देता हूं, तो फिर से Fe की वैल्यू निकालते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E टू द पावर E इक्वल टू EF है, यानी EF माइनस EF डिवाइड बाई 0, ऊपर डिवाइड बाई KT, और T की वैल्यू क्या है 0, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो E की पावर कितनी आ जाएगी 0, और E की पावर 0 कितनी होती है, E की पावर 0 होती है 1। किसी भी उसकी पावर, किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 1/2। बहुत ही सिंपल है, 50%। यानी अगर आपका मैं पूछूं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, ऑक्युपाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, किस केस में, जब E इक्वल टू क्या हो EF,
जब E इक्वल टू क्या हो, EF यानी फॉरबिडन गैप ही नहीं है, देयर इज नो फॉरबिडन गैप, E इक्वल टू क्या है, EF यानी जो एनर्जी आपका है बेसिकली एनर्जी गैप किसके इक्वल है, आपका EF के इक्वल है। तो जैसे ही आपका E इक्वल टू EF है और मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं इस केस में भी, T की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री केल्विन, अभी भी T की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन है, तो 0 डिग्री केल्विन के लिए अगर E इक्वल टू EF हो तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें बेसिकली जितना एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसको हमें डिटरमाइन करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग है इस कंडीशन के लिए, E इक्वल टू EF के लिए तो कितने हैं, 50% है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको ये दिया होगा E इक्वल टू EF, T इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन है, आपसे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो आपके निकल के आई हो कितनी आई है, 50%। थर्ड केस ले लेते हैं, E is greater than EF, FE फिर से निकाल लेते हैं, 1 प्लस यहाँ T अभी भी 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन है, E माइनस EF डिवाइड बाई KT, T की वैल्यू 0 हो तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E की पावर इनफाइनाइट, 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो कितनी आएगी, ये 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इस कंडीशन के लिए व्हेन E इज ग्रेटर देन EF। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे जिसके लिए E इज ग्रेटर देन EF। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।